ओके गाइस, तो थर्मोडायनेमिक का जो चैप्टर 1 था, बेसिक्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम वो डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले मैंने 3 लेक्चर बना चुका हूँ इस यूनिट पे, और काफ़ी दिन बाद अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अगेन थर्मोडायनेमिक। तो ये लेक्चर 4 है, बट लेक्चर 4 स्टार्ट करने से पहले मीन्स हम लोग इसमें स्टडी फ्लो इक्वेशन के बारे में हम थोड़ा डिटेल करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर 4 में अभी तक हमने जो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में जो भी कुछ पढ़ा उसी को हम थोड़ा रिकॉल करेंगे। आफ्टर डैट हम फिर स्टडी फ्लो स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा उसको सबसे पहले हम थोड़ा रिवीजन करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी तीनों लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस किए, और वो बेसिक्स आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ, अगर भूल गए हो तो दोबारा स्टार्ट करना। तो अगेन बता रहा हूँ, अगर लेक्चर 4 आप देख रहे हो तो इससे पहले का तीनों लेक्चर प्लीज़ देख लो, उसके बाद यहाँ तक आओ, अदरवाइज़ कुछ नहीं समझ में आने वाला। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने वर्क ट्रांसफ़र डिस्कस किया था। तो हम एज्यूम किए थे अगर हमारे पास कोई सिस्टम है या कोई मशीन है, ठीक है, कोई सिस्टम या कोई मशीन है, अगर उसमें हम वर्क सिस्टम को दे रहे हैं तो उसका साइन हमने एजप्शन किया है कि वो हम निगेटिव लेके चलेंगे। अगर कोई सिस्टम वर्क दे रहा है तो हम उसे पॉजिटिव लेके चलेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं वर्क ट्रांसफ़र का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपना मोटर ले लेते हैं, ठीक है, वाटर मोटर जो होता है, ठीक है। वाटर मोटर में क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक वर्क देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हम देते हैं, तो वो पानी को नीचे से ऊपर भेजता है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक वर्क दे रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको निगेटिव लेके चलेंगे। क्लियर? अपना इंजन देख लें, जो इंजन है, ठीक है, इंजन क्या करता है, हमें वर्क देता है तब हमारी गाड़ी चलती है, तो हम उसको पॉजिटिव में लेके चलेंगे। वर्क जो होगा हमारा पॉजिटिव में आंसर आएगा, इन किलो जूल या जूल, ठीक है। और इस सिस्टम के लिए, मोटर के लिए, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रिकल वर्क दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, नीचे से पानी को खींच रहा है और ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा है आपके टैंक में, ठीक है। तो ये जो वर्क होगा, वो जो भी होगा, तो वो किलो जूल माइनस में रहेगा, ऐसा कुछ वर्क आएगा। क्लियर है? और हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर है? अगर आप पिस्टन की बात करोगे, पिस्टन पहले ऐसा कुछ मूव कर रहा था, आफ्टर कुछ देर बाद एक्सपेंड होके यहाँ चला गया, ठीक है, तो ये dx एक्सपेंड हो गया, ठीक है। तो और पिस्टन का एरिया क्या है, a, तो अपन लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, लिख सकते हैं, इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या कितना पिस्टन डिस्प्लेस हो रहा है, dx अमाउंट, तो a इंटू dx हो जाएगा p इन dv। ये इक्वेशन आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस के ये लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुशाक लॉ और एवोगाड्रो लॉ। क्या क्या था? बॉयल्स लॉ में कहते हैं कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। चार्ल्स लॉ में क्या कहते हैं हम लोग, चार्ल्स लॉ में हम कहते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर। क्लियर? और गे-लुशाक लॉ में कहते हैं हम लोग, गे-लुशाक लॉ में, कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे सिस्टम की प्रेशर उतनी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और प्रेशर अगर किसी सिस्टम पे आप बढ़ा रहे हो तो उसकी टेम्परेचर भी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। और एवोगाड्रो लॉ में हम पढ़ा था कि जो वॉल्यूम होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो हमारा n के प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स नंबर ऑफ मोल, गैस का नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस के प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम एक थोड़ा सा ट्रांसमोशन करोगे, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू K1, K1 इज द बॉयल्स लॉ कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर दो गैस हैं, अभी तो सिंगल गैस है तो हमने PV लिखा है, अगर दो गैस हैं तो दो इक्वेशन बनेगा, P1 V1 इज इक्वल टू K1, P2 V2 इज इक्वल टू K2। तो अपन ये क्या है, हमारा K1 और K2 के जो होगा वो बॉयल्स लॉ कांस्टेंट है, तो अपन लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। सिमिलरली चार्ल्स लॉ के लिए क्या लिख सकते हैं, चार्ल्स लॉ के लिए अगर देखा जाए तो V अपॉन T इज इक्वल टू K2,
K2 मतलब हम 1-2 इसके लिए चार्ल्स लॉ के लिए ले रहे हैं, चार्ल्स लॉ कांस्टेंट। तो इसके लिए अगर दो गैस अगर ले लिए, एक गैस का वॉल्यूम V1 है, एक गैस का वॉल्यूम V2 है, एक गैस का टेम्परेचर T1 है, एक गैस का टेम्परेचर T2 है, तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 हो जाएगा। सेम गेल-लुशाक लॉ के अकॉर्डिंग कहता है कि प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको भी अगर लिखना हो तो P/T इज इक्वल टू K3 लिख सकते हैं। अगर दो गैस हैं तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 हो जाएगा। एवोगैड्रो लॉ में सेम टू सेम, एवोगैड्रो लॉ में भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू 3 लिए K4n, ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। हाउ मच, कितने मास ऑफ गैस कितना है और व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। क्लियर। उसके बाद हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था। आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, जो सारे लॉज हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुशाक लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, और जिसका फॉर्मूला हमारा बोलता है PV=nRT, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था हीट ट्रांसफ़र। हीट, अगर कोई सिस्टम है हमारा, ठीक है, सिस्टम जो है, सिस्टम में अगर आप हीट दे रहे हो तो हम उसको पॉजिटिव करेंगे, और सिस्टम से हीट अगर निकल रहा हो हम उसको निगेटिव में एज्यूम कर रहे हैं। क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो उसमें ऐसा लिख देगा हीट यहाँ ऑन द सिस्टम है और हीट बाय द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम से हीट आ रहा है तो लिख देगा सिस्टम हीट ऑन द सिस्टम इज निगेटिव, लिख सकता है, और हीट बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो उसने एज्यूम किया है कि हम ये नोटेशन लेके चलेंगे, तो आपको उसी नोटेशन पे काम करना होगा। ये नहीं कि जो मैं आपको बताया हूँ इसी नोटेशन पे काम, ये हमने नोटेशन लिया है कि हम इसको इस नोटेशन लेके पूरे आगे के जो भी टर्म्स आएंगे इसको सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि हीट ऑन द सिस्टम इज निगेटिव, तो आपको निगेटिव लेके ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, ये सब हम डिस्कस किए थे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, कितने टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, आइसोबैरिक, ठीक है, आइसोबैरिक पढ़ा था हमने, बैरिक, आइसोबैरिक, ठीक है। आइसो मतलब होता है कांस्टेंट, बैरिक मतलब बार, बार किसका यूनिट है, प्रेशर का, तो प्रेशर विल कांस्टेंट। आइसोथर्मल, थर्मल किसका यूनिट है, टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर हमने पढ़ा था आइसोमेट्रिक, मैट्रिक मतलब मीटर क्यूब, तो मैट्रिक किसका, मीटर क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। फिर एडियाबैटिक पढ़ा था, पॉलीट्रॉपिक पढ़ा था। एडियाबैटिक मतलब आइसोलेटेड, जो कि देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मास फ्रॉम द सराउंडिंग, ओके। फिर हमने पॉलीट्रॉपिक पढ़ा था, जिसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। उसके बाद हमने सारे प्रोसेसेस के देखे थे, हमने प्रोसेस निकाला था, नॉन फ्लो जो होता है। एक चीज़ और ध्यान देना, कुछ टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सटेंस प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी मतलब क्या है। ओके, प्रॉपर्टी से डिस्कस करने से पहले हमने थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हम क्या डिस्कस किए थे कि अ सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई सिस्टम को हम कह रहे हैं कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब वो थर्मल इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम है, मीन्स थर्मली कांस्टेंट है, मीन्स टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट है, ठीक है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, इट मीन्स मैकेनिकल बोले तो प्रेशर और फोर्स विल बी कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड है हमारा केमिकली इक्विलिब्रियम होगा। मीन्स अगर किसी सिस्टम को आप कह रहे हो कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सिस्टम है, तो इसका मतलब होगा कि उसमें थर्मली वो जो सिस्टम होगा वो थर्मली इक्विलिब्रियम होगा, मैकेनिकली इक्विलिब्रियम होगा और केमिकली इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। फिर अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी। दो टाइप का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है।
एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी हम डिस्कस किए थे, और एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव मतलब इन, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज। वो प्रॉपर्टीज जो इंडिपेंडेंट है मास और साइज पे इंडिपेंडेंट है, मतलब वो प्रॉपर्टीज जो कि मास और साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं, उस टाइप की प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे प्रेशर और टेम्परेचर। कैसे प्रेशर और टेम्परेचर हमारा इंटेंसिव हो जाएगा, कैसे ये जो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल अगर ये कमरा है, इस कमरे का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, कितना है 1 atm। अगर इस कमरे को हम इतने पार्ट में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे पार्ट हैं, इसका प्रेशर क्या होगा, वो भी 1 atm ही होगा ना, उसमें चेंज नहीं, मतलब आपने साइज को चेंज किया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपकी प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी जो आपके जो प्रेशर हैं उसमें कोई अंतर नहीं आया। तो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, तो साइज पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करा कि साइज चेंज करने पे उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई, प्रेशर भी अलग अलग हो गया, नहीं हुआ ना, सेम ही है। दिस मीन्स दिस विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर सेम, इस कमरे का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो 10 पार्ट बांट दोगे तो उसको क्या बढ़ जाएगा, नहीं, वो भी सेम रहेगा, छोटे छोटे पार्ट वो भी 30 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो ऐसे चलता है हमारा इंटेंसिव। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास और साइज पे डिपेंड करे। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम को देख लिया जाए, वॉल्यूम हो गया, एंट्रोपी हो गया, एनर्जी हो गया, ये सब एग्जांपल हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। वॉल्यूम कैसे हैं, जो मास या साइज पे कैसे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल इस कमरे की वॉल्यूम अभी 5 मीटर क्यूब है, क्लियर है। अगर इसको हम पार्ट में डिवाइड करें तो सबका वॉल्यूम चेंज होगा, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। या डेंसिटी देख लिया जाए, नहीं डेंसिटी किसकी यूनिट, इंटेंसिव हो जाएगा कि डेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जो होता है वो जनरली एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। अगर आप कहीं भी अगर आप देखोगे कोई चीज़ अगर प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी, अगर वो चीज़ अगर प्रॉपर्टी है, इसका मतलब हुआ वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। मतलब वो पॉइंट होगा, पॉइंट फंक्शन होगा। क्या होगा, अगर कोई चीज़ प्रॉपर्टी बता रहा है इट मीन्स वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल होगा और पॉइंट फंक्शन होगा। और एक चीज़ और होता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पुराने जो डाटा होंगे उन सबसे इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स आपको मैं बताने वाला था। उसके बाद हमने वर्क ट्रांसफ़र भी पढ़ा था, कैसे वर्क ट्रांसफ़र होता है फॉर अलग अलग के लिए। तो हमने जो वर्क ट्रांसफ़र देखा था, सबसे पहले आइसोमेट्रिक में देखा था वर्क ट्रांसफ़र कैसे होगा आइसोमेट्रिक में। आइसोमेट्रिक मतलब मैट्रिक वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इन दैट केस व्हाट विल बी द वर्क डन, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करते हैं। हम वर्क ट्रांसफ़र को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर हमने कुछ टर्म्स और पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हुआ PV क्वासी स्टैटिक, और ये आपका कोई प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मतलब कोई, फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है इसकी प्रॉपर्टी P1 V1 है, और ये पॉइंट जो है इसकी प्रॉपर्टी P2 V2 है। तो ये जो यहाँ से यहाँ जो चेंजेस हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये एक प्रोसेस है, क्लियर है, ये एक प्रोसेस है। तो क्वासी स्टैटिक का कहना ये है कि अ प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट इन अ वेरी स्लो मैनर या इन्फिनाइट स्लो मैनर में ये काम, ये प्रोसेस हो रहा है। मतलब अभी 1 मिनट में ये इस पॉइंट पे है, आफ्टर 1 मिनट पे ये इस पॉइंट पे होगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे, मतलब इन्फिनाइटली स्लो प्रोसेस होगा, जिसको हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था
थर्मोडाइनमिक साइकिल। थर्मोडाइनमिक साइकिल कहना है कि a system is said to have under thermodynamic cycle, it means initial और final point are सेम। मतलब ये पॉइंट 1 हुआ और ये पॉइंट 2 हो गया, तो जो प्रोसेस होगा वो इनिशियली 1 से स्टार्ट होगा, 2 तक जाएगा, फिर 2 से वो 1 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट आर सेम। किसी भी साइकिल का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो। इनिशियल पॉइंट क्या है यहाँ पे 1, और ये साइकिल यहाँ गया 2 पे गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो फाइनल पॉइंट भी क्या है 1। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट विल बी सेम। दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड द थर्मोडाइनमिक साइकिल। इट्स मेक अ थर्मोडाइनमिक साइकिल। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक डिस्कस किया था कि एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, एक बॉडी है सी। तो बी और सी एक दूसरे से थर्मोडाइनमिकली इक्विलिब्रियम है, और ए और बी भी एक दूसरे से थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम है, तो ए और सी भी थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, क्लियर है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है जीरोथ लॉ का, ये जनरली किसके लिए है? ये एक टेम्परेचर के लिए है। मतलब ये जो बी है एक टेम्परेचर डिवाइस की तरह काम करता है। ये एक जो बी है ये टेम्परेचर मेज़र करने की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल ये एक हमारा टेम्परेचर मेज़रमेंट डिवाइस है, उसने पहले ए को टेम्परेचर मेज़र किया, फिर बी को टेम्परेचर मेज़र किया। ठीक है, पहले इसको यहाँ पे लगाया तो टेम्परेचर बताया, फिर इसको यहाँ पे लगाया एक टेम्परेचर बताया। ठीक है, इट मीन्स बोले तो ये कॉन्सेप्ट जो है जीरोथ लॉ का वो आपके टेम्परेचर को टेम्परेचर कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर है एक तरीके का। ठीक है, उसके बाद हमने थर्मोडाइनमिक प्रिंसिपल पढ़े थे, मीन्स कितने टाइप के थर्मोमीटर होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था थर्मिस्टर। सबसे पहले पढ़ा था थर्मिस्टर जो कि रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। उसके बाद थर्मोकपल पढ़ा था हम लोग। थर्मोकपल किस पे? ईएमएफ पे काम करता है। ठीक है, 2 अलग अलग मटेरियल अगर हम ज्वाइंट किए हैं तो इस टेम्परेचर, अगर यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है तो यहाँ पे ऑलरेडी कम टेम्परेचर बताएगा। ठीक है, उसके बाद हमने उसी में कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर पढ़ा था। ठीक है, कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर पढ़ा था, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर पढ़ा था। ये सब चीज़ हम स्टार्टिंग के लेक्चर 1, 2 और 3 में डिस्कस किए थे। फिर हमने टेम्परेचर स्केल भी पढ़ा था कि अगर किसी टेम्परेचर को, अगर वो डिग्री सेल्सियस में मीन्स टेम्परेचर है, अगर केल्विन में किस डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया हुआ है, उसको केल्विन में चेंज करना है तो जनरली क्या करना है, उसको 273.15 से आपको प्लस कर दोगे तो वो जो डिग्री सेल्सियस होगा वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक रैंकाइन स्केल भी आता है टेम्परेचर के लिए। तो रैंकाइन स्केल होगा, टेम्परेचर अगर मेज़र करना है तो रैंकाइन स्केल के लिए विच इज़ कॉल्ड 1.8 ऑफ केल्विन। अगर कोई केल्विन में दिया है तो रैंकाइन स्केल में चेंज करना है तो 1.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे उस केल्विन को, टेम्परेचर को, तो वो रैंकाइन टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड थे। ठीक है, तो जीरोथ लॉ हो गया। उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक भी पढ़ा कि क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक और क्या है उसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं। क्लियर है? नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मीन्स हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो जनरली 2 सिस्टम पे होगा। ठीक है, एक होगा ओपन सिस्टम और एक होगा क्लोज्ड सिस्टम। ये 2 पे हम काम करेंगे। ठीक है, क्लोज सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन फ्लो सिस्टम। नॉन फ्लो सिस्टम मीन्स वो टोटली क्लोज्ड है, उसमें से किसी भी चीज़ का फ्लो नहीं हो रहा है। मीन्स अगर कोई फ्लूइड अंदर आ रहा है तो वो बाहर नहीं जाएगा। नॉन फ्लो प्रोसेस इसको बोलते हैं, या तो क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड। ठीक है, ओपन सिस्टम को जनरली हम क्या कहते हैं? या तो उसको ओपन सिस्टम कहते हैं या तो हम लोग उसको कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ओपन सिस्टम को हम ओपन सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं, और क्लोज्ड सिस्टम को हम नॉन फ्लो सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें फ्लूइड का फ्लो ना होना, मतलब वो सिस्टम क्लोज्ड होगा। क्लियर है?